यस सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, बेसिकली हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और जो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ही एक एक्सटेंडेड स्पेशलाइज्ड एरिया है, जिसमें कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सब चीज़ आ जाता है। तो उसमें कैश मैनेजमेंट में हम लोग डिफरेंट थ्योरीज को पढ़े, स्पेशली मिलर ओर एंड बाउमन, विलियम जे बाउमन। तो बाउमन वगैरह को पढ़ने के टाइम पे थोड़ा माथा दर्द हुआ था, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक इजी टॉपिक में आ गए थे, जो बहुत पॉपुलर एक टॉपिक है, कैश बजट या कैश प्लानिंग के अंदर आता है। जो एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, मानी ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, हर कोई करता है। किसने बनाया था, क्यों बनाया था, ये पुराना बात है, उसमें नहीं चलते। लेकिन ये जो कैश बजट है, ये कॉस्टिंग में भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। जो लोग प्योर कॉस्ट भी पढ़ते हैं मैम के पास, और हम लोग फाइनेंस में भी इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये कॉम्बो एक कॉन्सेप्ट है। तो कैश बजट का बेसिक पर्पस यही है कि ये एक बिजनेस जो बिजनेस करता है, उसको ऑलवेज अपना कैश का चिंता होता है। मैं आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास जो हुआ था, लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, क्योंकि उसमें एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को मुझे थोड़ा सा बताना चाहिए। टॉपिक कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन था ना सर, जिसमें हम लोगों को एक गुड लक लिमिटेड बोल के कोई एक कंपनी था, उसका एक डिटेल्स दे दिया था। और कुछ प्रोडक्ट सेल करने के बारे में उन लोगों ने, मैन्युफैक्चर करना था, फिर उसको सेल करना था, सेल करके इनकम करना था, और उसके पीछे वेरिएबल खर्चा उनको करना था। तो ये बेसिकली एक बजट वो लोग बना रहे हैं कि उसके पास बिजनेस को करने के लिए किस हिसाब से कैश का सिचुएशन उनके पास होना चाहिए। ये उनका बेसिक टारगेट था। जिस टारगेट में उसने मैंने, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से बात हो रहा है, तो फिर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड माने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। माने लेबर क्या हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल भी क्या हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेरिएबल ओवरहेड माने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों इनडायरेक्ट? बेसिकली एक प्रोडक्शन को कैरी ऑन करने के लिए, जैसे मानो हमको एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग के लिए स्टोन चिप्स, रॉ मटेरियल्स, सीमेंट्स वगैरह मेरा डायरेक्ट हो गया। लेबर चाहिए होगा जो मेरा बिल्डिंग को रेडी करेगा। लेकिन उस बिल्डिंग को रेडी करने के लिए मेरे को एक ऑफिस मेंटेन करना पड़ रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मेंटेन करना पड़ रहा है, जो मेरा उस डायरेक्ट लेबर मटेरियल को यूज करने के लिए मुझे जरूरी है। तो डायरेक्टली नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली बिजनेस का मतलब उस मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए चाहिए होता है। एक ऑफिस तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो बातचीत कहाँ करेंगे, रास्ते पे बैठ के तो बात नहीं होगा। अब इस ऑफिस का एक ओनरशिप कॉस्ट हो सकता है, एक रेंटिंग कॉस्ट हो सकता है। ये सारा चीज नॉर्मली कहाँ आ जाता है, ओवरहेड कॉस्ट। इन सिंपल, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो इतना जान लो। बाकी डिटेल्स नॉलेज ओवरहेड कॉस्टिंग के ऊपर, कॉस्टिंग है एक पूरा डिटेल्स चैप्टर होते हैं सीएस में। करेंटली मैम नहीं करा रहा है, कंपनी सेक्रेटरीज के सिलेबस में ज्यादा है नहीं, मैंने कॉस्टिंग वगैरह तो थोड़ा थोड़ा करके टचअप किया है लोग। हर चीज में ज्यादा फोकस नहीं किया है। बाकी सीए एंड सीएमए के केस में डिटेल्स में ही पूरा पढ़ना पड़ता है कॉस्टिंग। तो फिक्स्ड ओवरहेड, जिसमें डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके फिर बजट करके 5,500 पर मंथ पेबल करके बहुत सारा हिसाब किताब था। हम लोग इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके थे। इसका कुछ एडजस्टमेंट भी दे दिया था। फिर सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमें यहाँ पर दो चीज पूछा गया था। ये सब हम लोग को पता है, प्रिपेयर ए मंथ बाई मंथ कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। मैंने से फॉर एग्जांपल आप 2024 में हो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं 24-25 में हो, और आपको अगर कोई बोलता है कि 2025-26 का कैश बजट रेडी करने, कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, नेक्स्ट ईयर पहला 6 महीना का बिजनेस का सिचुएशन कैसा हो सकता है, उसका एक रोड मैप बताओ, ठीक है। तो वो रोड मैप डिपेंड करता है बिजनेस का क्या टारगेट है, फिर उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए उसको क्या जरूरत है, पूरा करना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अनअचीवेबल कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी वो मुझे पूछ रहा था गोपाल कि सर, ये जो बजट में हम लोग जो करते हैं, क्या वो रियलिटी जो होता है, क्या वो एकदम एग्जैक्टली होता है? सर एग्जैक्टली तो जब तक एग्जैक्टली होगा नहीं, वो बताना पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट सिचुएशंस क्या हो सकता है, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा कोई, हाँ कुछ अलग बात होता है, कुछ लोग एकदम भविष्यवाणी कर देता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करके एग्जैक्टली पाई टू पाई वैसा ही होना,
ये इतना आसान बात नहीं। लेकिन हाँ, जितना मेरा बजट होता है उसमें थोड़ा बहुत एरर, कितना एरर मैं इधर प्लस साइड में माइनस साइड में एक एरर लेके, अगर मेरा बजट के हिसाब से मेरा काम चल गया तो मेरा इस मैं सक्सेस। अगर बजट से बाहर चला गया तो सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है। तो अब ये पूरा सिचुएशंस को देखते हुए हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बजट को रेडी कर लिया। बजट को रेडी करते हुए हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर एक लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आया था। कहाँ गया क्लोजिंग बैलेंस? ये रहा क्लोजिंग कैश बैलेंस, दिखाई दे रहा है ना? ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है, इसमें देखो जनवरी में आपका बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है ना सर? 34,200 का। लेकिन फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स तुम्हारा क्लोजिंग कैश बैलेंस धीरे धीरे क्या होने लगा, नेगेटिव में बदल गया। तो ऑब्वियसली कैश बैलेंस पॉजिटिव रहना ही बिजनेस के लिए अच्छा बात होता है। आपके पॉकेट में पैसा है यही अच्छी बात है ना। आपके पॉकेट में पैसा नहीं है क्या, ये अच्छी बात है ना? ऑब्वियसली ये तो कोई भी आम आदमी समझ सकता है। तो एकदम आम आदमी का ही चीज है कि अगर मेरे पॉकेट में पैसा नेगेटिव है तो ये मेरे लिए चिंता है। तो ये चिंता को कम करने के लिए मुझे जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, है ना? तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहा था। गुड इवनिंग आयन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यही क्वेश्चन हमें यहाँ पर इस बजट में पूछा था, सेकंड क्वेश्चन था ये वाला ना? नहीं, डिस्कस द एक्शंस मैनेजमेंट माइट टेक इन द लाइट ऑफ द कैश बजट यू हैव। यही एक फाइनेंस मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है। बाकी जो कैश बजट वाला कैलकुलेशन था, ये तो कैलकुलेट कर, अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया ना तो कोई भी कैलकुलेट करना सीख जाएगा। क्योंकि एक बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स हैं, इसके साथ इसको ऐड करना है, उसके साथ इसको प्लस करना है, माइनस करना है। वो भी मुश्किल है, मैं आसान नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिस कर ना करने से वो भी भूल जाओगे। लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्चुअली नहीं पड़ेगा वो नहीं करता। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज। क्योंकि क्या एक्शन लेना है, जस्ट इमेजिन करो एक्शन क्या लेना है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे एक्शन से याद आया, कल परसों का एक पटना में एक घटना घटा है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बस ओनली डिग्री लेना और प्रैक्टिकलिटी में कितना फर्क है उसका डिफरेंस बताने के लिए बता रहा हूँ आपको। पटना में एक लड़का 15 साल का, उसके पेट में कुछ दर्द हो रहा था। इस सोच के साथ उसका माँ बाबा उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेके आए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि किडनी में कुछ कहीं पर पत्थर है, ये है वो है, ऐसा करके कुछ बोला है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन करने के बाद वो लड़का मर गया। ठीक है। अब उसके बाद वो बच्चा, डॉक्टर और जो भी फैकल्टीज था उस हॉस्पिटल्स का, सब गायब। तो ये जो गार्जियन थे, गुड इवनिंग सर। इनका दावा ये है कि ये जो है, गुड इवनिंग, जो गार्जियन था उनका क्लेम ये है कि ये यूट्यूब देख के ऑपरेशन कर रहा था। समझ रहे सर? सिर्फ पता नहीं वो डिग्री कहाँ से लिया, और अगर डिग्री लिया भी तो कैसे ले लिया। और अगर डिग्री के साथ साथ उसको अगर काम करना नहीं आता है तो फिर ये डिग्री का कुछ मतलब नहीं है। हर एक फील्ड के साथ यही चीज है। और मेडिकल फील्ड तो लोगों के जान के साथ जुड़ा हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट बात है। तो वही मैं कल सोच रहा था कि ये देखो हालत। फैन कर दो ना सर ऑफ। कर दो कर दो ऑफ कर दो। हाँ हाँ हाँ। वही एक्शन क्या लेगा मैनेजमेंट, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। चलो छोड़ो। क्योंकि फिर मतलब रेलवे डॉक्टर्स लोग तो पहले ही सिग्नेचर करवा देते हैं फाइल्स। ये लोग भी करवाया, लेकिन एक बेसिक ऑपरेशन करने के बाद मर गया, तो अच्छा वो लोग भागा क्यों? हाँ वही तो प्रॉब्लम है, लोग भागना नहीं। इसका मतलब क्या, दाल में कुछ काला है? नहीं तो क्यों भागे? चलो लिखो। बिहार में सब बहुत ज्यादा है और बंगाल भी उस लाइन पे अपना नाम लिखा रहा है।
ईस्ट इंडिया का सबसे डेवलप सिटी या सबसे डेवलप स्टेट जिसको माना जाता था ईस्ट इंडिया में लास्ट 100 सालों में, आज वही स्टेट सबसे ज्यादा डिटोरिएटिंग हालत में है। ये सहन नहीं किया जा सकता। सीरियसली सभी ईस्ट इंडिया में अगर किसी को कुछ भी तकलीफ होता था सब ट्रीटमेंट के लिए कोलकाता ही आता था ना सर, और कहाँ जाएगा। लेकिन आज कोलकाता आने में सब डरेंगे। सेकेंड पॉइंट, ममता दीदी बोल रहे हैं कि आज तो प्रोटेस्ट माने आज तो ये लोग शास्त्र, आज बहुत डेंजर प्रोटेस्ट है शास्त्र भवन में, सॉल्ट लेक में प्रोटेस्ट है। आज सॉल्ट लेक में शास्त्र भवन तो वहीं पर है। ये शास्त्र भवन का ऑफिस एकदम कोरोना में के एकदम मेन पॉइंट पे ही है। क्यों किया? कल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आप लोगों को बोला ना, कल क्लास में मैं बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला सही नहीं बोला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बोला डॉक्टर को काम पे वापस जाना चाहिए। क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर को काम पे जाने बोला है। चलो वो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से खराब नहीं बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डॉक्टर को ही डांट रहा है, पुलिस को कुछ नहीं बोल रहा है, ममता को कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये तो सही नहीं लगा ना। डॉक्टर को सिर्फ उसका ड्यूटी बता रहे हैं कि डॉक्टर का ड्यूटी क्या है, तो पुलिस का ड्यूटी, गवर्नमेंट का ड्यूटी, मिनिस्टर का ड्यूटी, इनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सामने क्या है? अरे फैक्ट्स एविडेंस सब छुपा दिया गया है, तो फिर कम से कम उसके आरोप में भी डालो ना, सारा अथॉरिटी को डालो अंदर। ये लोग आज 5 दफा अपने, इनके पास टोटल 5 पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स लेके ये लोग आज धरना में गया है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए। आज तो मेडिकल डॉक्टर, आज तो डॉक्टर में सीनियर डॉक्टर भी शामिल है इसके केस में। और लास्ट में प्रेसिडेंट अगर देखो मतलब डॉक्टर लोग अगर अपने इसमें रहेगा मेरे हिसाब से, मतलब क्योंकि अब ये लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो 23 लोग मार ऑलरेडी मर चुका है, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो जो लोग मतलब सिचुएशन खराब था इसलिए हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग धरना में रहेगा तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। लेकिन इनको भी तो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, और इनका इनका सिंपल है भाई, जो हुआ है उसके लिए तुम लोग एज ए गवर्नमेंट तुम लोग कुछ करो, कुछ बोलो, है ना, इनका दाबी मानो। ये लोग प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ होने के बाद लास्ट में प्रेसिडेंट आएगा, सिग्नेचर पार्ट तभी। वो लास्ट में, प्रेसिडेंट डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए। अब मेरे कहने का मतलब इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है करने दो, उनका काम सही होगा, लेकिन सिर्फ डॉक्टर को डांट रहे हो, बाकी लोगों को कुछ बोलो। बाकी को कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम पुलिस का गलती के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई पुलिस को ये करना चाहिए, या मिनिस्टर को ये करना चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनके बारे में कुछ नहीं बोलो यार। हम लोग कोई आएगा मेरा जीसस में ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी। 16-17 साल का एक्सपीरियंस के बाद वो लोग बनता है। हाँ, अब हम लोग कुछ नहीं करना तो क्या? नहीं कुछ नहीं कर रहा, नहीं बोलेंगे, कर तो रहा है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर को डांटना मेरे हिसाब से कोई सही पॉइंट नहीं लगा मुझे। मतलब इक्विवेलेंट जो मेन गलती डॉक्टर, मेन गलती डॉक्टर का था कि मेन गलती डॉक्टर का? तो कोई गलती नहीं है, गलती तो एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो फिर तुम एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बोलो, पुलिस को बोलो, सरकार को बोलो, उनके बारे में कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट में मेरा कैश पॉजिटिव और उसके बाद जो नेगेटिविटी बढ़ता गया, तो हम लोग यहाँ से क्या आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे एज ए फाइनेंस मैनेजर? वी फाइंड द फर्म, देखो, वी फाइंड द फर्म, लिखिए सर, ये सेकंड पॉइंट का आंसर लिखा रहा हूँ एनालिसिस के साथ। वी फाइंड द फर्म हैज नेगेटिव कैश बैलेंस फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, है ना? यस सर। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से, है ना? तो ये आपका पॉइंट 1 है। मैंने आप क्या क्या फाइंड कर रहे हो पहले आप उसको लिखो। पॉइंट 2,
द मेन रीजन behind this the main reason behind this deficit, ये जो कैश का कमती बिजनेस को हो रहा है सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, इसके पीछे क्या रीजन है? द मेन रीजन behind this deficit situation, And कंसर्न सेकंड फरवरी में जो मसला है लिया है हेवी अमाउंट का ऊपर अवॉइड करना है इंस्टॉलमेंट में लेना इस कारण को सारा कैश वेरी गुड सर। ये जो कहा गया 34,000 का है ना, पेमेंट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए 34,000 का जो पूरा कैश पेमेंट इन्होंने कर दिया, इसके कारण एक कालीन बहुत बड़ा पैसा उसका निकल रहा है, जिसके कारण ये नेगेटिविटी चालू हो गया है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है उसका नेगेटिव कैश बैलेंस होने का। वेरी गुड सर, गुड पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द मेन रीजन बिहाइंड दिस डेफिसिट सिचुएशंस, लिख दो, इज द पेमेंट फॉर प्लांट, पेमेंट फॉर प्लांट परचेज इन फेब्रुवरी, है ना, पेमेंट फॉर प्लांट परचेज इन फेब्रुवरी, परचेज इन फेब्रुवरी। वेरी गुड, पॉइंट टू यही है। पॉइंट सी में एक बात लिखे सर, नाउ पॉइंट इज in order to tackle this situation, in order to tackle this situation, अब इसको टैकल कैसे करें? इसको टैकल करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव, ऐसा क्या नेगेटिव कैश बैलेंस होने से सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाएगा, बिजनेस को इमरजेंसी सिचुएशंस में वर्किंग कैपिटल बहुत है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज कि रेगुलर एक्टिविटी के लिए कैपिटल का जरूरत जब भी आएगा वो नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस का जो रेगुलर फ्लो है, रेगुलर एक आमदनी का जो स्मूथ बिजनेस है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए उसको कैश का ऑलवेज एक बैलेंस बरकरार चाहिए। तो इन ऑर्डर टू टैकल दिस सिचुएशंस, आप ऐसा लिखो कि मेथड 1, या फिर इसको सिचुएशंस ना लिख के इसको एक बेहतर पॉइंट से लिख सकते हो, इन ऑर्डर टू टैकल दिस डेफिसिट सिचुएशंस या डेफिसिट पोजीशंस, डेफिसिट पोजीशन। फार्म में अगर फार्म में अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इंटरेस्टिंगली मैंने आप लोगों को लास्ट दिन जब कुछ नोट लिखाया था कैश प्लानिंग के ऊपर, उस दिन में मैंने इस तरह का पॉइंट को पहले लिखा दिया था। वेरी गुड सर। फार्म में अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, मैंने अगर पास में पैसा नहीं है तो शॉर्ट टर्म लोन लो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मैंने आपके बैंक अकाउंट में जितना भी डिपॉजिट्स वगैरह रहता है उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा लोन दे सकते हो। क्रेडिट कार्ड से नहीं, क्रेडिट कार्ड कितने का अकाउंट ओवरड्राफ्ट नहीं, आपका बस बैंक में पैसा रहने से ही होगा, फिक्स डिपॉजिट रहने से ही होगा। डिपॉजिट अमाउंट तो होगा बिजनेस के नाम पे फिक्स डिपॉजिट्स रखो, ठीक है, पर्सनल लेवल पे भी लिया जाता है बट बिजनेस के हिसाब से बात करें तो बिजनेस के हिसाब से बोलेंगे। बिजनेस के हिसाब से बैंक में कुछ पैसा रखो, एफडीज वगैरह करके रखो, और उसी पैसे के अगेंस्ट में तुम बैंक को, सपोज तुम्हारा 1 लाख टका जमा हुआ है तो बैंक तुमको 75,000 तक आराम से लोन प्रोवाइड कर देंगे, है ना? ठीक है, 75% तक तो आराम से कर देता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस, तो बैंक आपको 85-90% तक भी करा देता है। समझा? ऐसा तो फार्म में अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एकदम स्टार्टिंग पार्ट में मैंने आप लोगों को ओवरड्राफ्ट क्या होता है और कैश क्रेडिट क्या होता है लिखा है। जो लोग वर्किंग कैपिटल शुरू से किया है उनके पास होगा, जिनके पास नहीं है डोंट वरी, बाद में करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है मेथड 2। मेथड 2 में देखिए, फार्म में डिफर द परचेस ऑफ प्लांट, जो गोपाल अभी बोल रहा था। डिफर करना माने की बोल दो, डिफर माने बोलो।
डेफर मैंने क्या? मेरे ख्याल से इसको इंस्टॉलमेंट में नहीं, डेफर मैंने अभी ना लेके बाद में लेना। डेफर्ड पेमेंट बोल के एक पेमेंट भी होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के अकाउंटेंसी, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ, इस तरह का पॉइंट होता है। डेफर्ड मैंने जिसको अभी नहीं, टाल दो, बाद में करना, मैंने यू कैन से दैट पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो फार्म में डेफर दी परचेस ऑफ प्लांट। मेथड 3, मैंने ये डिफरमेंट तो तभी होना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कि देखो कि डिफर करने से अगर बिजनेस को चल सकता है तो चले करे, अगर सिचुएशन ऐसा है कि अगर एक मशीन ना लेगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, तब डिफर करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। वहां पर लिख सकते हैं पॉसिबल। नहीं, ठीक है इतना भी समझ जाएगा। फार्म में, वैसे फाइनेंस मैनेजर को पता होगा ना कि वो कर सकता है। हाँ, पेज के साथ, फार्म में पे फॉर द परचेज इन इंस्टॉलमेंट, पे फॉर द परचेज इन इंस्टॉलमेंट, तुम इंस्टॉलमेंट में परचेज कर लेता, एक साथ 34,000 का खर्चा ना करके तो मंथली 3-3 हजार या 4-4 हजार का खर्चा करते, तो शायद तुम्हारा नेगेटिव कैश बैलेंस ना होता। हाँ सर, अच्छा। लेकिन सर इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट भी आ सकता है, आएगा ही, नॉर्मली आता है। ये कंज्यूमर लोन के केस में हम लोग देखते हैं नो कॉस्ट ईएमआई, बट बिजनेस लोन के केस में ये सब नो कॉस्ट ईएमआई कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ठीक है। मेथड 4, एक्चुअली ना नो कॉस्ट बोल के कुछ होता नहीं, कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली नो कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली नहीं, कोई अपने लॉस पे नहीं बेच रहा है, ये एक्चुअली B2B डील है, कस्टमर के सामने वो बात को रखा नहीं जाता, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी, मैं अपने हिसाब से एग्जांपल दे दूंगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। मानो मेरा कोई कोर्स है, उसका फीस स्ट्रक्चर है से फॉर एग्जांपल 25,000, आप लोग जानते हो, आप लोगों से क्या छुपाना है ना अब तो तो मानो मेरा कोई कोर्स का फीस है 25,000, अब कोई फाइनेंस कंपनी मेरे को बोलता है कि अगर कोई मंथली पेमेंट करना चाहता है सर, तो आप उनको बोलो कि मंथली पेमेंट हो जाएगा, ईएमआई पेमेंट। तो नॉर्मली मानो कि मैं वो 25,000 को 21,000 में नॉर्मली मैं कैश में जो एडमिशन करते हैं मैं उनको 21-22 में दे देता हूँ, लेकिन अगर वो मंथली सिस्टम में करेगा तो मैं उसको वो डिस्काउंट नहीं दूंगा, ठीक है। सिंपल सिंपल बिजनेस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब वो जो, अब मेरा पेमेंट सिस्टम क्या होगा, 25,000। अब ये जो कंपनी होगा ना, ये जो ईएमआई वाले फाइनेंस कंपनीज होते हैं, ये अभी सपोज माना तुम में से कोई ईएमआई लेना चाहता है, तो तुम्हारा अगर, तुम्हारा तो नहीं होगा, तुम लोग तो स्टूडेंट हो, तो माँ पापा का चेक करेगा, तो अगर माँ पापा का क्रेडिट वर्दीनेस रहेगा तो तुम लोग को ईएमआई काट देगा। अब उस ईएमआई कार्ड के थ्रू से तुम्हारा जो फीस रहेगा, उस फीस को तुमको मंथली इंस्टॉलमेंट में कवर कर देगा, लेकिन अब तुम्हें उस कंपनी को पेमेंट करना है, अब वो कंपनी मेरे को, ठीक है, 25,000 का पेमेंट दे देगा, और बदले में मेरे से वो जो 3-4 हजार का डिस्काउंट जो मैं स्टूडेंट को डायरेक्ट देता था, वो वाला पैसा वो लेके जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेरा फीस को बढ़ा दूंगा, ठीक है, मेरा फीस को बढ़ा के फिर उस अमाउंट को स्टूडेंट के सामने रखूंगा, तो स्टूडेंट क्या देख रहा है कि कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ईएमआई चल रहा है, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या कह रहा है, अल्टीमेटली मैं जितना डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो अल्टीमेटली वही डिस्काउंट में मेरे को पेमेंट, वो जितना सपोज मेरे को 21 या 22,000 उसने दे दिया 25,000 के फीस में, बाकी जो 3,000 है वो लेके चला गया, मेरा कुछ फायदा नहीं है, मेरा बस एक ही फायदा है कि स्टूडेंट जो मंथली पेमेंट में आना चाहता है वो कर सकता है, बस इतना है, असल फायदा तो कंपनी को ही है। तो अल्टीमेटली हाँ, इसमें क्या होता है देखो, मेरा तो कोचिंग सर्विसेज है, इसमें इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है, लेकिन और मेरा फीस इतना भी नहीं है कि लोग नहीं दे सकता। जब यही चीज अगर 25,000 की जगह 1 लाख होता, 1.5 लाख होता, ठीक है, तो बहुत सारे लोग मंथली में शिफ्ट होने के लिए कोशिश करता, सपोज 6 इंस्टॉलमेंट करके वो पेमेंट करता, मे बी 15,000 कर करके। तो ऐसे सिचुएशंस में लोग ईएमआई कॉन्सेप्ट को फेवर करता, जो जब लोग आईफोन खरीदने जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम ईएमआई में मिल जाए आईफोन। स्पेशली देखना ये सब गुड्स के केस में वैसे होता है, तो कंपनी जानबूझ के उसका दाम को ऐसे करते हैं ताकि उनका भी अपना मिल जाए, फाइनेंस कंपनीज को भी अपना कमीशन मिल जाए, लेकिन कस्टमर को लगे कि वो 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं दिया।
लेकिन अगर अगर ये ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट ना होता तो वही आईफोन और 4-5 हजार या 10 हजार का सस्ता पड़ सकता था, डायरेक्टली कंपनी अगर इसको कैश में बेच पाता था। लेकिन डायरेक्टली कैश में नहीं बेच पाएगा, क्योंकि 1,20,000 का चीज अगर 1,10,000 भी कर दे, ठीक है, तो भी कस्टमर के लिए तो महंगाई है। समझ रहे सर, इस तरह से काम करता है नो कॉस्ट ईएमआई। आपको मैं मेरे हिसाब से समझाने से मेरे को क्या सुविधा हुआ, आपको मैं इजीली समझा पाया कि कैसे चीजें काम करता है। फर्म में नॉट परचेज द प्लांट बट टेक इट ऑन लीज। प्लांट को ना खरीद के लीज पे ले लेते। लीज माने रेंटल। लीज एक तरह का रेंटल ही होता है सर, नॉर्मली थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चलता है। ठीक है। बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं ना, जैसे ये 34,000 का है बोल के आपको ऐसा लग रहा है, बड़ा बड़ा फार्म के केस में 34,000 में तो कुछ होगा नहीं इन लोगों का। 34 लाख 34 करोड़ का हिसाब किताब होता है। तो मैं तुम लोगों को कभी बोला है, मैंने ऐसे एक फार्म में मैं ऑडिट का काम करता था, एक्चुअली ऑडिट नहीं, मैं जिस फार्म में था उस फार्म का अकाउंट्स का काम था। तो वो एक टाटा का सब्सिडियरी था। तो उस कंपनी का मेन काम था ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है ना सर, थ्रू सी पोर्ट। तो उसमें जो कंटेनर होता है ना, कंटेनर बड़ा बड़ा क्रेन होता है ना, जिस क्रेन से वो कंटेनर को उतार उठा के रखते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो वो जो कंपनी था वो एक्चुअली क्रेन का काम करता था, उसके पास क्रेन होता था। ठीक है। तो वो क्रेन का जो उनका जो हिसाब मैं करता था उस टाइम पे, एक्चुअली मैं जूनियर था बट मेनली संभालने के लिए जाना पड़ता था। तो वो क्रेन एक भी उन लोगों का खुद का नहीं था। सारा क्रेन वो इंटरनेशनल जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनसे रेंट पे लेके रखा है। तो पूरा हिसाब किताब लीज का होता था। एक भी क्रेन उनका खुद का नहीं। वो क्रेन फॉरेन से लेके आता है रेंट पे, सपोज मानो, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि एक पूरा क्रेन का मानो दाम है 50 करोड़। ठीक है। अब 50 करोड़ का रेंट मतलब 50 करोड़ का परचेज वो नहीं कर सकता, लेकिन वो रेंटल एग्रीमेंट करके 50-50 लाख का कुछ एग्रीमेंट कर रहा है, तो 50 लाख मंथली करके देगा। तो वो हिसाब कर लेता है कि अगर मैं 50 लाख से एक क्रेन लेके आता हूँ, और अगर मेरा यहाँ पर जो क्रेन का जितना भाड़ा का काम रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी काम रहेगा, उसमें मैं अगर 70 लाख कमा पाता हूँ मंथली, तो 20 लाख मैं रेंट में यहाँ पर एक्स्ट्रा कमाऊंगा, बाकी 50 लाख मैं कंपनी को वापस करूंगा। इसमें मेरा क्या सुविधा था, उस कंपनी का टाटा का वो सब्सिडरी था, उसका सुविधा ये था कि उसको 50 लाख का जो अमाउंट है, 50 करोड़ का जो अमाउंट है, वो एट ए टाइम में नहीं देना पड़ा। मैं आगे आगे आप लोग एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कि बाई वर्सेस लीज वर्सेस बाई। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन टू सिचुएशन सिचुएशन ऐसा अराइज हो सकता है कि कंपनी लीज करेगा कि बाई करेगा, इसके ऊपर कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है। तो उस टाइम पे इसी टॉपिक में आई थिंक एक नेक्स्ट वीक के अंदर ही मैं करा दूंगा आपको। तो आपको बहुत एक अच्छा नॉलेज मिलेगा कि सिचुएशन वाइज लीज लेना चाहिए कि बाई करना चाहिए, उसका कॉस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो जिंदगी में ये पर्सनल लाइफ में भी लोग काम लेता है इसका, कि मानो आपको घर खरीदना चाहिए कि रेंट पे रहना चाहिए। ठीक है। ऐसे तो मैं बोलूंगा कि घर खरीद ही लेना चाहिए, लेकिन अगर कॉस्ट वाइज काफी लोग देखना यूट्यूब में ना वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कॉस्ट वर्सेस लीज वर्सेस रेंट, सॉरी बाय, ठीक है, रेंट पे रहो ज्यादा सस्ता पड़ेगा ऐसा करके एकदम दिखाएगा, लेकिन उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। चलो मैं जब उस कॉन्सेप्ट में बात करूंगा तब मैं बताऊंगा कि यूट्यूब वीडियोस कैसे लोगों को गुमराह करता है। मैं कॉस्टिंग वाइज वो लोग सही बोलता है, लेकिन वो लोग एक फ्यूचर चीजों को ना इग्नोर कर देते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता। किसी को भी लगे कि भाई मेरा खुद का चीज होगा वही अच्छा है, लेकिन एक ऐसा उल्टा चीज बोलेगा तभी ना लोग सुनेगा। सीधा बात किसको पसंद है। देखना वो जो थंबनेल बनाते हैं उसमें कभी भी सच नहीं बताया जाता, सारे के सारे थंबनेल गलत ही होता है। मैंने ऐसा करके वो थंबनेल करेगा जैसे कि तुमको ऐसा कुछ बताएगा कि जैसे तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी कितना बदलेगा पता नहीं लेकिन वो लिखेगा ऐसा कुछ ताकि आप उसमें क्लिक करो। ऐसे वो इन लोगों का मार्केटिंग स्कीम है, आई अंडरस्टैंड दिस, बट बता रहा हूँ आप, फर्म मे नॉट परचेज द प्लांट बट टेक इट ऑन लीज। ठीक है। तो लीज पे लेने से क्या होगा सर, लीज पे लेने से उसका जो इमीडिएट जो कैश का फ्लो है वो कम हो जाएगा। एंड एक लास्ट पॉइंट आप इधर ऐड कर सकते हो,
firm should anyhow improve its cash positions by accelerate समझते हो? बाइक में होता है, कार में होता है, एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड को बढ़ाते हैं by accelerating collection from debtor से जल्दी कलेक्ट करो and slowing down payment to supplier. सर ऐसे संभव है कि क्या मेरा डेटर मेरे को जल्दी पेमेंट करेगा और मेरा क्रेडिटर को मैं देरी करके पे करूंगा? Is it really possible in real world? Yes, this is possible, but very challenging. नॉर्मली क्रेडिटर जो होता है वो छोड़ता नहीं है और डेटर जो होता है वो देता नहीं है, ठीक है? तो डेटर देगा और क्रेडिटर छोड़ेगा, इसके लिए आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस रेडी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी है। मैंने ये पूरा चीज डिपेंड करता है आपकी गुडविल पे, और इसके लिए आपको मैंने बेसिकली आपको क्रेडिटर को दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ बिजनेस करके आपको फायदा है, तो जाके क्रेडिटर आपको देरी करके पे करने से भी मानेगा। और डेटर को ये फायदा देना है कि अगर आप तो मेरे से बिजनेस नहीं करेगा तो पछताएगा इन द सेंस कॉस्ट कम होगा मेरा, ठीक है? तो कैसे करेगा ये तो बिजनेसमैन को ही पता है। मेरे नेटिव में मेरे घर के एकदम साइड में मेरा एक पड़ोसी है, ठीक है, एक अंकल है, उनका होलसेल ग्रोसरी का दुकान है। ग्रोसरी नहीं बोलेंगे, स्टेशनरीज का। ग्रोसरी नहीं करता है, सारा पैकेजिंग प्रोडक्ट्स और जितने भी स्टेशनरी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स है सभी चीज़ों का होलसेलिंग है उसका। बचपन से देखता हूँ, लेकिन समय के साथ साथ उसने अपना बिजनेस मॉडल पे इतना डेवलपमेंट किया है कि मैंने उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बन पा रहा है पूरे एरिया, पूरा टाउन में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बहुत लोग ट्राई करते हैं पर उनके जैसा कोई नहीं बन पाता। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या क्या कर लिया उन्होंने? सर कैसे कर लिया ये तो समय के साथ साथ हुआ है। मैंने तो मोटा मोटी जब से मेरा जन्म है तो उसके बाद से देख रहा हूँ कि वो होलसेलर है, लेकिन हाँ पहले उतना बड़ा नहीं था, आज भी बहुत बड़ा हो गया है। तो उसका मेन बिजनेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ पे, क्योंकि होलसेलर है और एज वेल एज रिटेल भी करता है, तो वो क्या करता है ना, जितना भी सामान होता है ना उस पर बहुत कम मार्जिन रखता है। उसका बिजनेस का फंडा ऐसा है, ये बहुत रिस्क टेकिंग होता है सर, कि मानो तुम बिस्किट्स बेचेगा, सपोज ये ब्रिटानिया हमारी बिस्किट्स नॉर्मल दुकान में जाओगे तो एमआरपी पे लेता है, वो अपने एमआरपी से कम 3 रुपया कम पे छोड़ देगा। मान लो दाम लिखा है 22 टका एग्जाम्पल के रूप में, 22 रुपीज या 32 रुपीज या 52 रुपीज, वो 3 टका कम मिलेगा या 2 टका कम मिलेगा। तो जहां पर बाकी दुकानदार एमआरपी पे ही बेचता है वहां पर वो कम से कम 3 रुपया तुमको डिस्काउंट करेगा। इवन कोलकाता में भी कोई दुकानदार नहीं करता है, और वो कहाँ से सामान लेके जाते हैं? यहीं से तो लेके जाता है। तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट को भी वो मैनेज करता है, उसके बावजूद वो डिस्काउंट देता है। तो सर कैसे संभव? सर इसके लिए वो बेसिकली अपना मार्जिन को कम रखता है। मैंने जितना एनालिसिस करके पाया कि वो पर प्रोडक्ट में अगर 1 टका या 50 पैसा भी आता है वो उसी को अपना मेन हाथियार बनाए। और वो इसको बेचने के टाइम पे ये नहीं सोचा कि मैं एक पैकेट बिस्किट्स बेच के ज्यादा प्रॉफिट करूंगा। उसका टारगेट क्या है कि मेरे को एक पैकेट नहीं बेचना है, मेरे को 1000 पैकेट बेचना है। उसका टारगेट 1000 पैकेट है, उसका टारगेट एक पैकेट नहीं या 10 पैकेट नहीं। उसका सोच लेवल अलग है। अभी क्या होता है, तुम उसका बिलीव नहीं करेगा कि जैसे नॉर्मली कोई भी दुकानदार लोकल नेटिव एरिया में, तुम लोग भी देखो ना, जिस एरिया से बिलोंग करते हो कोलकाता से, वहां से भी लोग आते हैं सामान लेके जाके बेचता है, ठीक है? थोड़ा सा मोटा मोटी 300-400 किलोमीटर के आसपास के लोग तो कोलकाता आके ही सामान लेके जाते हैं। तो नॉर्मली कोई भी एक दुकानदार स्टेशनरी दुकान खोलता है तो वो भी कोलकाता आता है, लेकिन वो देखते हैं कि कोलकाता आके यहाँ से ले जाके
उसका वो कॉस्टिंग वो मैनेज नहीं कर पाता। फिर वो लोग क्या किया जानते हो, वो लोग अभी कोलकाता नहीं आता, यहाँ का बड़ा बाजार में बैठा हुआ बंदा जिस रेट पे प्रोडक्ट देता है, ऑलमोस्ट सेम रेट में थोड़ा बहुत मार्जिन ज्यादा के साथ वो उधर बैठ के दे दे, उसी जगह पे बैठ के। वो इतना बल्क में लेके जाता है आज के डेट पे। और इवन कोलकाता में बड़ा बाजार के रेट में वो उस लोकल टाउन में बैठ के दूसरे लोगों को बेच रहा है। तो अभी क्या हो गया, नॉर्मल कस्टमर तो आता ही था, अभी दुकानदार भी कोलकाता नहीं आता है, उसके पास से ले लेता है। तो जस्ट इमेजिन, ये बोलना इतना आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं था। और यही उसका बिजनेस का मेन ट्रिक्स है कि वो किस तरह से ये। और उसके बाद से तुम ये डेटर और क्रेडिटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी तो किसी से सामान ले रहा है, क्रेडिट में उठा रहा है, उसको भी दूसरे को पेमेंट कर रहा है, उसका भी पेमेंट मार्केट में अटका हुआ है। तो वो ये गुडविल जनरेट किया है। कंपनी खुद घर पे आके, बड़ा बड़ा फैक्ट्री का जो भी कंपनी होता है ना, वो खुद उसके घर पे आके सामान दे लेके जाता है, पैसे का बात नहीं करता है। गाड़ी खाली करेगा, रख के चला जाएगा, एक बार भी नहीं बोलेगा दादा पैसा। मैं मैंने बिस्किट्स फैक्ट्री का देखा हूँ मैंने, तो साबुन या सार्फ फैक्ट्री का, ठीक है। मैं देखता हूँ पूरा ट्रक आ जाता है कि टेम्पो भर के, ट्रक आएगा, माल रखेगा, सीधा चलेगा, बस स्लिप पकड़ा के चला जाए। जस्ट इमेजिन कि क्या गुडविल रेडी करने से और किस तरह का मॉडल क्रिएट करने से इस तरह का सिचुएशंस कोई अचीव कर सकता है। ये सीरियसली देखने लायक। इवन मैंने उसको ये भी देखा था, जब बिग बाजार चलता था उस टाइम पे मैंने देखा था उनको, कि बिग बाजार में उन्होंने ना अपने फैमिली के जितने लोग हैं सभी के नाम पे कार्ड बना लिया था, और आसपास के भी जितने लोग हैं सबको बोला, तुम लोग बिग बाजार जाना है, चलो तुम लोगों को कार्ड बना देगा। आसपास के जितने भी और भी पड़ोसी था उनको बोला, तो सबको एक टाइम पे ग्रीन बिग बाजार में ना ग्रीन कार्ड कॉन्सेप्ट एक चलता था, मेंबरशिप कार्ड। तो सभी कार्ड के थ्रू से क्या होता था, अगर आप बिग बाजार का मेंबरशिप कार्ड रखेगा तो फिर मैगी वगैरह में ना बाई वन गेट वन का ऑफर चलता था। तो वो क्या करता था, उसने देखा कि उसका मैगी का अच्छा सेल है, तो वो बड़ा बाजार वाला दुकान या मैगी का जो होलसेलर है उनसे मैगी नहीं लेता था उस मिडिल पे। वो क्या करता था, बिग बाजार बाई वन गेट वन दे रहा है, और जितना मेंबरशिप कार्ड लेके जाएगा बाई वन गेट वन पे 100 100 पैकेट, 500 500, 1000 1000 पैकेट उठा रहा था। क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अकेला खुद लेने जाएगा बिग बाजार, एक रिटेल कस्टमर को मैक्सिमम से ज्यादा नहीं देता है। लेकिन अगर मेंबरशिप कार्ड अगर मैक्सिमम रहेगा तो फिर उसमें थोड़ा ज्यादा, तो बाई वन गेट वन करके अल्टीमेटली उसका कॉस्टिंग कम हो रहा है, और कॉस्टिंग कम करके अल्टीमेटली बेचेगा तो एक ही पैकेट का। तो जब जब जो भी सिचुएशंस मार्केट में क्रिएट होता है उसका फायदा वो पूरा लेता है। तो दिमाग को दौड़ाना पड़ता है ना। कोई बोलेगा कोई आके मैंने बोला कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, अरे जानते उधर ना बाई वन गेट वन चलता है। तो कुछ लोग होता है जो बिजनेस करने का जिनका इच्छा या दिमाग खेल नहीं खेलता, वो उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। मानो कि मैं जाके बोला अरे इधर तो बाई वन गेट वन मिल रहा है, वहां से कम। अरे यही सब बड़ा बिजनेस बनना सबको हम लोग को खत्म कर दे, इन लोगों के कारण कुछ नहीं हो रहा है, सरकार इन लोगों को क्यों जगह देता है इतना बड़ा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर, हम लोग का कैसे चलेगा। ये एक सोच वाले लोग होते हैं, वो बोल देगा इसलिए कि उनके कारण हमारा नहीं चल रहा है। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब तुम उसका भी फायदा, अब जैसे ये दुकानदार उठाया ना, अब देखो बिग बाजार के साथ कोई भी छोटा दुकानदार कंपटीशन में नहीं टिक सकता था, नॉर्मल कभी नहीं टिक सकता था। बिग बाजार जिस लेवल का डिस्काउंट देगा, उस लेवल का डिस्काउंट कभी भी एक छोटा दुकानदार नहीं दे सकता। तो छोटा दुकानदार बिग बाजार को देख के जलने से अच्छा है कि बिग बाजार का प्रोडक्ट को ही मार्केट में लाके अगर तुम बेचेगा, कौन सा कस्टमर बात बात में, क्योंकि बिग बाजार एक जगह में होता है जहां पर हर कोई नहीं जा सकता, रोज नहीं जा सकता। तुम तो अपने लोकल एरिया में 100 200 लोगों के साथ ही तुम्हारा डील है ना, तो तुम उन्हीं का फायदा लेके काम करो ना, कौन तुमको मना करता है। लेकिन कुछ लोग पहले ही नेगेटिव खा जाता है। कॉन्सेप्ट आपका ऑलमोस्ट थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, तो बिजनेस नहीं संभाल पाता, उसका बेटा संभाल हाल हाल का उसको मैरिड भी हुआ है। तो वो क्या किया है, पूरा रेट कम कर दिया है, यहाँ तक कि हम फ्री टैक्स के साथ पता करें। तो जैसे कि पैसे में जो थोड़ा और प्रॉफिट बिजनेस का होता है 40 kg का, उसमें सबको 2000 बोला, वो बोलता है 1970 ही लेंगे। और 30 रुपीज कम कर। 30 रुपीज का बस, फिर
मैंने बेसिकली मार्जिन को कम करके पूरा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। अटेंड करना। अच्छा बात है, क्या दिक्कत है? कंपटीशन करने के लिए अगर करना चाहे, अगर वो सरवाइव कर सकता है, अगर वो सरवाइव कर सकता है तो इट्स नॉट बैड। लेकिन हाँ, अगर मानो कि मतलब ऐसा ना हो कि लॉस में दे के खत्म कर दे तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और एक बार अगर आप कस्टमर अट्रैक्शन ले लेते हो ना, तो फिर उसके बाद वो रिटर्न अगर हो गया तो फिर वो परमानेंट हो जाता है, फिर वो उसी दुकान के साथ ही रह जाता है नॉर्मल। मुश्किल है, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। तो ये लास्ट पॉइंट है, समझ में आया सर? तो फिर कैश फ्लो किस तरह से मैनेज करना चाहिए उसके बारे में आपको एक यहाँ पर बेसिक आइडिया दिया है। आप भी जब किसी फार्म में फाइनेंस का काम करोगे या फाइनेंस को देखोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के, कैश बजट का स्टेटमेंट देख के आपको कंपनी को क्या बताना पड़ेगा, वो सिचुएशन वाइज आपको बताना पड़ेगा। अगेन इट्स नॉट एन इजी टास्क। आप लोगों को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो, खुद को एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस है, आप क्या करते हैं। जब इंसान खुद के बारे में सोच सकता है तभी किसी को सजेशन दे सकता है। अगर मानो कि वो खुद बने उस चीज को खुद के बारे में नहीं सोचेगा ना उस टाइम पे, कि अगर मतलब कोई भी चीज अगर मेरा होता तो मैं क्या करता, तो हम नॉर्मली वही सजेशन अच्छे से दे पाओगे किसी को, भाई तुम्हारा होता तो तुम क्या करते। समझे ना? तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू पुट योर लेग्स इन दी बिजनेसमैन शूज। ठीक है, तब जाके ये फाइनेंस एक्चुअली दिमाग में काम करेगा। चलो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। हेडिंग करो, मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लो, थियोरेटिकल पॉइंट है। मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अच्छा, मैंने ना आप लोगों को होमवर्क के तौर पे ना कुछ कैश बजट दिया, ग्रुप में शेयर किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया मैं। आई होप कि सबको मिला है इसमें। ये देखो, ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन है, 909 बोल के एक कंपनी है, और एक कंपनी है ये वाला। ठीक है, कंपनी का नाम तो नहीं है बट क्वेश्चन दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे भेजिएगा। ठीक है, या फिर मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मुझे प्लीज, ऐसे तो कैश बजट का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है सभी केस में, बस एडजस्टमेंट को रीड करके आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करो सर। अगर अगर कैश बजट कैसे बनता है अगर भूल गए हैं तो पिछला क्लास एक बार देख लो। ठीक है, बैकअप लेके भी। या फिर अगर याद है तो उसी को रिपीट करके चालू हो जाओ। मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउट, माने बिजनेस में जल्दी जल्दी पैसा आए और बिजनेस में पैसा जाए, ये दोनों को कैसे मैनेज करें। इसके लिए फाइनेंस कुछ चीजें रेफर कर रहा है, आपको कुछ एडवाइस कर रहा है। अभी सिचुएशन वाइज लागू कर। वी नीड टू स्पीड अप कलेक्शंस, वी नीड टू स्पीड अप कलेक्शंस एंड स्लो डाउन पेमेंट्स। देखो, बार बार यही बात हो रहा है, कलेक्शन को जल्दी करो और पेमेंट को स्लो डाउन करो। स्लो डाउन माने ये नहीं कि देना ही नहीं है। कुछ लोगों को लगता है अरे देने के लिए सर मना करता है। there are the techniques, there are basically two techniques, there are two techniques to speed up collections. आप लोगों को ना एक सिंपल सजेशन दूंगा मैं, आप लोग जहां भी रहते हो, या फिर अगर आपके घर में बिजनेस का माहौल है या एनवायरनमेंट है तब तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप जहां भी रहते हो उसके आसपास में जो भी दुकान बहुत अच्छा चलता है, आप उसके अंदर तो नहीं जा सकते कि वो दुकान कैसे चला रहे हैं, लेकिन बाहर खड़े होके कभी 2 मिनट सामने बैठ कर खड़े होके ना दूर से भी रेगुलर एक ऑब्जर्व करना कि ऐसा क्या बात है इस दुकान का जो बाकी दुकान का नहीं। तो आपको पता चलेगा कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होके होने के बाद भी कि इनका दुकान क्यों अच्छा चलता है, क्यों बाकी लोगों का दुकान नहीं चलता है। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं केस स्टडीज दे रहा हूँ सर। ये इस तरह का हैबिट बिल्डअप करो, क्योंकि आगे जाके हमेशा आप लोगों को बिजनेस का डॉक्टर बनना पड़ेगा।
तो जो अच्छा हालत में होगा वो आपके पास नहीं आएगा, जो बुरे हालत में होंगे वही आपके पास आएंगे। तो बुरे हालत से जब किसी को आप अच्छा बना दोगे ना, वही आपका क्लाइंट बनेगा। तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना है, ये आइडेंटिफाई करना ही एक बड़े इंसान का पहचान होता है। अच्छे को तो अच्छा बहुत लोग कर सकते हैं, जो कुछ नहीं था उसको कुछ बना के दिखाओ तो मानेंगे कि तुमने कुछ किया। और वही एक्चुअली सबका स्टार्टिंग चैलेंज होता है। यस सर। ठीक ना सर? So we need to speed up collections and slow down payment. There are two techniques to speed up collections. Sure. एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको बोलते हैं लॉक बॉक्स सिस्टम। क्या नाम है? लॉक बॉक्स। स्टेप वन, फार्म विल डिसेंट्रलाइज कलेक्शन। क्या करता है? फार्म विल डिसेंट्रलाइज कलेक्शन। Farm will decentralize collections by opening lockbox accounts in post office. थोड़ा सा ओल्ड फैशन, ओल्ड मेथड्स है, बट कभी कभी आज भी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस करके थोड़ा सा मॉडर्न चीज भी आ चुका है, बट पहले पुराना चीज को समझो तो जाके मॉडर्न चीज भी समझ में आएगा। तो फार्म क्या करता है? डिसेंट्रलाइज कलेक्शन बाय ओपनिंग लॉक बॉक्स अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। ये स्टेप वन है। स्टेप टू में लिखो, customer will be asked, customer will be asked to drop checks in the lockbox account, in the lockbox account. This saves mailing float. This saves mailing float. समझाता हूँ। Step 3, a collection agent is appointed to collect checks from the lockbox. To collect check from the lockbox and straightway deposit in the straightway deposit in the local bank account of the firm. This reduce internal processing float. This reduce internal processing float. अंडरलाइन कर लो, ये प्रोसेसिंग फ्लोट को अंडरलाइन कर दो और ऊपर मेलिंग फ्लोट को अंडरलाइन कर दो। And finally another step, step 4, local clearance of check. Local clearance of check takes place
faster as compared to outstation check. This reduce check. This reduce bank processing float. Bank processing float. Underline कर दो इस point. बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट. अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा इकोसिस्टम समझना चाहिए. 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात किया सर स्पीड ऑफ कलेक्शंस. मेनली सर आज के डेट में कोई बोलेगा सर आज के डेट में तो ऑनलाइन में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, कौन चेक यूज करता है? सर भर भर के करते हैं. बड़े बड़े बिजनेस आज भी चेक सिस्टम फॉलो करते हैं क्योंकि चेक अभी भी बहुत सिक्योर्ड वे ऑफ मनी ट्रांसफर माना जाता है. जब बात लाख लाख अमाउंट का हो ना, करोड़ों अमाउंट का हो, तो चेक इज द बेस्ट वे टू ट्रांसफर योर फंड्स. ठीक है. और बड़े बड़े बिजनेस आज भी चेक सिस्टम फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें पूरा बैंक के थ्रू से होता है, टेक्निकल एरर का चांसेस कम होता है. ठीक है. तो आज भी बहुत लोग करते हैं. मैंने क्योंकि समय के साथ साथ ये बात अगर आज से 15-20 साल पहले होता या 10 साल पहले भी होता तो भी चेक सिस्टम बहुत पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है. भले ही आज टेक्नोलॉजिकल बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आ गया है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम इतना भी अनपॉपुलर नहीं. तो वी नीड टू स्पीड अप कलेक्शन एंड स्लो डाउन मूवमेंट. देयर आर 2 टेक्निक्स. पहला वाला लॉक बॉक्स सिस्टम. फॉर्मली डिसेंट्रलाइज कलेक्शन बाय ओपनिंग लॉक बॉक्स अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिस. देखो भारत जैसे देशों में भी एक चीज बहुत बेहतर हुआ है, वो है कि हमारे देश में पोस्ट ऑफिस हर जगह मिलता है. ये भारत का एक बहुत बड़ा ताकत है. भारत क्यों, किसी भी कंट्री का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर चलना है तो एक प्रॉपर पोस्ट ऑफिस सिस्टम हर जगह में होना चाहिए. एक बार ऐसा हुआ था, लोगों का नॉलेज लैग होने से कैसे होता है, मैं जब छोटा था तो जैसे ही ये सब मोबाइल वगैरह आ गया तो काफी लोगों ने चिट्ठी भेजना बंद कर दिया. पुराने जमाने में ना आप लोग एक बच्चे छोटे थे, फिर मैं भी जब हॉस्टल में रहता था रामकृष्ण मिशन में, तो मैं भी घर पे चिट्ठी भेजता था. आप लोगों ने कभी किसी को चिट्ठी भेजा? एक्चुअली हम लोग भी कितने में मोबाइल सिस्टम था, जो है नेट सिस्टम हम लोग ये हम लोग अभी. तो हम लोग का जो क्लास 9 के चैप्टर 1 था इंग्लिश का था, रिलेटेड टू द गॉड. अच्छा. उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका जो एक प्रैक्टिकल जो पोर्शन था उसमें बोला गया कि आप एक लेटर अपने पेरेंट्स को या फिर जो भी आपके रिलेटिव जो आपसे बहुत दूर है उसको आप भेजो. अच्छा. ऐसा बोला. भेजते थे, लिख के भेजते थे. हम लोग के साथ बोला कि तुम लोग का एक काम है, तो तुम लोग चिट्ठी भेजोगे और चिट्ठी पे लिखोगे कि सर बोलेंगे कि इसका रिस्पॉन्स भी भेजना है. वेरी गुड. तो हम लोग को डर गए कि हम चिट्ठी भेजना है, कभी भेजे नहीं, कभी क्या शायद क्यों शायद किया. फिर ब्रदर से परमिशन लेके बाहर गए कि ऐसे ऐसा काम है, ब्रदर जाना है आप लोग. वो जो होता है ना पीला रंग का एक कलम, वो करते हैं, उसमें चिट्ठी लिखे फिर भेजे. तो उसमें फिर हम बोले कि जाने में कितना दिन लगेगा, तो बोला 2 तरीका है. एक आप स्पीड पोस्ट करवा लीजिए या फिर आप नॉर्मल तो जाए. हम बोले दोनों में क्या होता है, तो बोला नॉर्मल कब पहुंचेगा कोई पता नहीं है, 1 हफ्ता लगता है. लेकिन स्पीड पोस्ट आप कीजिए तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसका पेमेंट भी थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है. हाँ. तो फिर हम लोग स्पीड पोस्ट करवाए तो मुझे तो चिट्ठी भेजना ही पड़ता था एक्चुअली. हम लोग के टाइम पे उतना फोन कम्युनिकेशन नहीं था, ऐसे टेलीफोन था, बट फिर भी अगर मन का बात इतना सारा लिखना है, आप तुमको मानो ऑफिस में फोन करने देता था, अब तुम बोलोगे मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये कपड़ा चाहिए, मेरे को ये खाना चाहिए, सबके सामने बोलने में शर्म नहीं आता, तो सीक्रेट कहाँ लिखोगे? चिट्ठी में. हम लोग के टाइम में टेलीफोन था, हॉस्टल में टेलीफोन कर सकता था, मेरे घर पे भी टेलीफोन था, लेकिन सबके घर में तो टेलीफोन नहीं था, मेरे घर पे टेलीफोन था. तो मैं कभी कभी टेलीफोन ऐसे छुप छुप के भी चोरी करके भी किया है, वो अलग बात है. हॉस्टल से चुरा के टेलीफोन, वो अलग ही एक मजा है. सुबह 5 बजे मेरा साफ सफाई का काम ड्यूटी था मेरा, और मेरे को ऑफिस का ही ड्यूटी मिलता था. और वो ड्यूटी मिलने के बाद में उसका इतना भरपूर फायदा लेता था. ठीक है, 4:30 बजे भोर वाला. ठीक है. मैं फोन करता था. उस टाइम पे ये नॉलेज नहीं था कि अगर कभी बिल में इधर उधर हो जाए वो आराम से पता कर सकता है, लेकिन मैं थोड़ा चालू ही था. मैं फोन करके
जस्ट कैसे हो, ठीक हो, ऐसा करके बात करके रख ठीक है। और अगर कभी को थोड़ा अगर मानो थोड़ा पैसा कर दिया, एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, मिशन के सामने एक मेला लगा था, तो मैं बोला मेला लगा है, आपको फुचका उचका मिल रहा है, फिर वो सब राइडर्स वाइडर आया है, तो हम लोग को एक दिन मिलेगा जाने के लिए, तो कुछ पैसा भेजो ना, कुछ नहीं है। और ये पैसा वाला बात अगर आश्रम में महाराज जी को पता चल जाए, मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन से, वो पैसा रखने नहीं देता है बच्चे लोग के पास, ठीक है। तो हम लोग हाँ, ठीक है, तो काफी रेस्ट्रिक्शन होता था, बच्चे लोग के पास पैसा नहीं हो सकता है। कैसे बुक हो जाएगा तो? नहीं, गुम नहीं, ये बेसिकली एक मिशन कल्चर के अंदर हाँ, कोई कितना भी रिच हो, कितना भी गरीब हो, सब इक्वल लेवल में होना चाहिए। तुम्हारे पॉकेट में 1,000 का नोट निकलेगा, मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, फूटी कड़ी, ठीक है, तो एक जगह में रह के बच्चा लोगों के अंदर एक डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगा, वहां पर सबको फील होना चाहिए सब भिखारी है। जो सबका, तभी तो तुम वो उस लेवल का मानसिकता रेडी होगा। यस सर। ये जो इक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट है, कोई हो सकता है करोड़पति बाप का बेटा, कोई हो सकता है रोडपति बाप का बेटा, ठीक है, लेकिन जब तुम एक स्टूडेंट हो, तुम करोड़पति का बच्चा हो कि रोडपति का बच्चा हो, डजेंट मैटर, यस। है ना। जैसे आप लोगों में से कितना लोग है, मेरे पास इतना भी लोग आते हैं, मुझे पता है किसका फैमिली कंडीशन कैसा है, वो तो मैं 2 मिनट बात करके समझ सकता हूँ, इतना औकात तो मेरा है रे, ठीक है। लेकिन सबको मैं एक स्टूडेंट की नजर से देखता हूँ, और मेरे किसका बाबा करोड़पति है, किसका बाबा रोडपति है, या किसका बाबा ऑटो चला के फीस भरता है, मैं एक इक्वलिटी रखने का कोशिश करता हूँ। तो वो सिस्टम, मिशन कल्चर में ये सिस्टम बहुत था, तो हम लोग फिर भी छुप छुप के करते थे, जो वो गुनाह है, लेकिन क्या है ना, वो पुचका खाने का मन करता था। अब तुम महाराज जी जो आश्रम का हेड होते थे, उनको जाके ना तुम पूछ नहीं सकते कि फुचका खाना है, हमें पैसा दो, ठीक है, लेकिन फिर भी 2-4 लोग करता था तो मन करता था, तो मैं बोलता था अगर किसी के थ्रू से थोड़ा सा छुप छुप के 10-20 रुपया भी भेज देगा तो खा लेगा फुचका। जो भी हो, तो ये सब कॉन्सेप्ट बचपन वाला था, तो चिट्ठी लिखता था, चिट्ठी लिखने का मेरा आदत था। ऐसे बंगाली में चिट्ठी लिखना बहुत ही इमोशनल फीलिंग वाला होता है, एकदम ट्रेडिशनल, ऐसे जिसको जो बंगाली वो समझ सकता है, ठीक है। ऐसे हम लोग उड़िया में भी इसी तरह से लिखता होगा, ऐसे हम लोग श्री चौरनेशु ऐसे करके, श्री चौरनेशु माँ ओ बाबा ऐसे करके, ठीक है। पत्र प्रथमे जानाई प्रणाम, माने इतना टची होता है कि उसको आज के डेट में अगर कोई थोड़ा सा इमोशनल होगा, अगर कोई ऐसे करके लिखता है, वो रो देगा। इतना टची होता है वो लिखने का तरीका। श्री चौरन इसमें मतलब माँ और बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, आप लोगों के चरण में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि पत्र प्रथमे, मतलब चिट्ठी के स्टार्टिंग में ही आप लोगों में प्रणाम करता हूँ, ठीक है। माँ बहन बाबा आप लोग कैसे हो, तो बांग्ला में लिखते थे माँ बाबा तुमरा কেমন আছো, मेरा बहन है तो मैं बहन के बारे में पूछता हूँ कि বোন কেমন আছে, বোন के আমার ভালোবাসা দিও, ठीक है। सिस्टर को मेरा प्यार देना। तो सोचो कि ये जो 4 लाइन लिखा, इसी लाइन पे तो मैंने एक अलग ही फीलिंग है। आजकल क्या है, कहाँ है ये सब? कहाँ है ये सब? कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, हाँ पैसा भेज देना। बहन है, बहन है, अच्छा, तेरा बहन तो बाहर निकला है, दोस्तों के साथ गया है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ये आज का समय हो गया, सब अपना अपना काम पे बिजी है, भाड़ में जाए रिलेशनशिप। अच्छा, तो फार्म विद डिसेंट्रलाइज, तो मैं एक्चुअली क्यों पोस्ट ऑफिस का बात कर रहा था। पोस्ट ऑफिस में जब चिट्ठी लिखना बंद हो गया लोगों का, तो मेरा एक टीचर था, वो मेरे को आके बोलता है, थोड़ा सीनियर था, नॉट एग्जैक्ट टीचर, थोड़ा बड़े भाई जैसे होते हैं ना वैसे, तो ये देखो पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा। एक्चुअली हम लोकल लोगों को लगता था कि पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ चिट्ठी कलेक्ट करना और भेजना ही होता है, लेकिन इसके बाहर भी वो बहुत कुछ करता है। अब करंट डेट में तो पोस्ट ऑफिस तो एटीएम भी बना चुका है, पोस्ट ऑफिस तो बैंक का भी काम कर रहा है, तो एक अलग लेवल पे पोस्ट ऑफिस फंक्शन कर रहा है। भले ही इंडिया में हर कोलकाता में या बड़े बड़े शहरों में पोस्ट ऑफिस बहुत गजब का है, गांव साइड में अभी उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पोस्ट ऑफिस। ये एटीएम वगैरह तो फिर भी करंट गवर्नमेंट ने किया है, पिछले गवर्नमेंट जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फर्म विल डिसेंट्रलाइज कलेक्शन ऑफ ओपनिंग लॉक बॉक्स अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। तो बेसिकली तुम अगर बिजनेस करते हो तो तुम क्या करोगे, हर पोस्ट ऑफिस में जाके एक लॉक बॉक्स सिस्टम करोगे। वहां पर क्या क्या बोलोगे कि हर शहर में जो पोस्ट ऑफिस होगा
क्योंकि देखो तुम कोई यहाँ पर छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हो, है ना, बड़ा बिजनेसमैन हो, तभी तो फाइनेंस संभालना पड़ता है तुम्हें। तो तुम अपने कस्टमर्स को बोलते हो कि काम करना, पोस्ट ऑफिस में मेरा जो लॉक बॉक्स है वहां पर आके चेक जमा कर देना। कस्टमर्स विल आस्क टू ड्रॉप चेक्स इन द लॉक बॉक्स अकाउंट, दिस सेव्स मेलिंग फ्रॉड। इसमें क्या होगा, वो कस्टमर कब चिट्ठी भेजेगा, चेक कब भेजेगा, वो कब तुम्हारे पास पहुंचेगा, फिर जाके तुम उस चेक को जाके अपने बैंक में डालेगा। ठीक है, इसमें एक लंबा प्रोसेस है। उससे अच्छा है कि कस्टमर को बोलो कि भाई तुमको कुछ नहीं करना है, तुम बस अपने लोकल पोस्ट ऑफिस में जाके चेक को ड्रॉप कर देना, बाकी काम मेरा है, मैं देख लूंगा। ठीक है। स्टेप 3, ए कलेक्शन एजेंट इज अपॉइंटेड टू कलेक्ट चेक्स फ्रॉम द लॉक बॉक्स एंड स्ट्रेट अवे डिपॉजिट इन द लोकल बैंक। अब तुम एक काम कर सकते हो, हर बड़े शहर में एक बैंक अकाउंट ओपन करके रखो। तुम उस चेक को लेके तुम्हारे लोकल में नहीं लेके मत, तुम्हारे ऑफिस का हेडक्वार्टर जहाँ है वहां लेके मत आओ। तुम एक एजेंट फिक्स करो, उस एजेंट को बोलो हर शहर में जाओ, चेक को कलेक्ट करो और लोकल बैंक में ही पुट करो। इसमें क्या होगा, अगर मानो कि वो चेक लेके आके, सपोज कोलकाता, तुम पटना जा रहे हो, ठीक है, पटना जाके या भुवनेश्वर जाके चेक कलेक्ट करके कोलकाता ला में आके उसको कोलकाता के बैंक अकाउंट में डालने जाओगे ना, तो फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो जो पटना वाला चेक है या फिर भुवनेश्वर वाला चेक है वो आउट स्टेशन चेक है। अभी अभी आउट स्टेशन चेक जब कोलकाता बैंक में आएगा ना, तो फिर ये थोड़ा सा समय लगता है, इतना इजीली इनकैश नहीं होता। लेकिन अगर लोकल एरिया का है और लोकल एरिया में लोकल लोग ही है, जिस सिटी के अंदर है उसी सिटी के अंदर वही एक बैंक है, उसी में उनका भी अकाउंट है, तो कस्टमर को आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत जल्दी हो जाएगा बैंक के लिए। तो किसका पैसा किसके पास से किसके पास आएगा बहुत इजीली हो जाएगा। जहां पर नॉर्मल चेक को इनकैश करने में 3 दिन लगता है आज के डेट में, वहां पर लोकल चेक होगा ना तो एक ही दिन में चेक इनकैश हो जाएगा, यस, इमीडिएट। इमीडिएट। और इस बात तो बजट में निर्मला जी ने बोला है कि चेक जो है 3 दिन नहीं, एक ही दिन में इनकैश होगा, चाहे वो बाहर का चेक हो या फिर लोकल। ये रिसेंट बजट में बोला है इस बार के। हाँ, इम्प्लीकेशन बताइए। कौन बताया था? जब हम ट्राई करेंगे तो इसको बोलने की 3 के बदले 1, हाँ हाँ हम कब से होगा? हाँ, हो जाएगा, बोला है तो हो ही जाएगा, हो जाएगा सर। अरे देखो, बोलने से पहले इनके इन लोगों के पास कुछ तो जुगाड़ होता है, बिना जुगाड़ का बात थोड़ी करेगा। और वो भी, ठीक है, और ऊपर से देखो निर्मला जी जैसे एडुकेटेड लेडी तो कम से कम इतना माने, बिना फैक्ट, हाँ वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा वो, क्योंकि वो पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो कोई लीडर नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं है। वो एक एडुकेटेड इंसान है जिसको एक काम दिया गया है और उसको एक पोस्ट दिया गया है। वो कोई बीजेपी या कांग्रेस या ऐसा उसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बीजेपी के टिकट से एक पद को मैनेज कर रहा है, क्योंकि आपको किसी ना किसी पार्टी के फेवर में तो काम करना ही पड़ेगा। तो वो एक टिपिकल पॉलिटिशियन की तरह बात भी नहीं कर पाता। और अलग है, एंटी एंटी है, हस्बैंड जो है वो प्रो कांग्रेस है, ये बीजेपी है। हाँ सीरियसली, सीरियसली उसका हस्बैंड टोटली एंटी बीजेपी है, हस्बैंड ही क्रिटिसाइज करता है। अभी ये लोग स्क्रिप्टेड है क्योंकि उसका हस्बैंड इकोनॉमिस्ट। वेरी गुड, बताइए आपको खबर है ये सब चीजें? नहीं सीरियसली सब कैसे रहता होगा? नॉर्मल नहीं होता। नहीं सर, मैं जितना समझा हूँ कि जो एडुकेटेड लोग होते हैं ना सर, ये जो प्योरली एडुकेटेड होते हैं, सो कॉल्ड डिग्री वाला नहीं, सो कॉल्ड डिग्री और एडुकेशन में फर्क होता है। जो प्योरली एडुकेटेड होते हैं वो एक दूसरे का जो नॉलेज होता है ना उसको रेस्पेक्ट करना चाहता है। और जो सो कॉल्ड डिग्री वाले लोग होते हैं वो अपन किसी का कुछ रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा अपना ही बात करेगा। चलो छोड़ो। अच्छा, collection agent is appointed to collect checks from the lockbox and straight away deposit the in the local bank account of the firm, and this reduce the internal processing float. And last में local clearance of checks takes place faster as compared to आउट स्टेशन चेक, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। तो ये एक सिचुएशन है जिसके थ्रू से आपको, अच्छा अब अगर आपको जल्दी जल्दी पैसा आ जाता है, आपको बोलेगा सर इतना मेहनत करने का क्या जरूरत, आता पैसा तो आ ही जाता है ना। अगर कस्टमर सही है, अब बैड डेब्ट नहीं होगा, पैसा आना है आ ही जाता, तो इतना जल्दी करके क्या फायदा सर? बहुत फायदा। अगर 15 डेज पहले भी उसको कलेक्शन हो जाता है या 1 वीक पहले भी उसको कलेक्शन हो जाता है, तो उस सेम पैसा को बिजनेस में यूटिलाइज करके उसका वर्किंग कैपिटल का फ्लो बढ़ा सकता है। बिजनेस में वो हमेशा एक एडवांटेजेस पोजिशन पे रहेगा, वो सही टाइम पे इन्वेस्ट कर पाएगा। क्योंकि बिजनेस का एक सबसे क्या है ना, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिसके हाथ में पहले कैश है, मार्केट उसका,
जिसके हाथ में कैश का कमती है और पहले मार्केट में जो थोड़ा सा देरी करके आएगा ना, वो थोड़ा सा पीछे ही रह जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में भी दुर्गा पूजा आ रहा है। अब दुर्गा पूजा माने इन पूरा भारत में ही शॉपिंग टाइम, और कोलकाता में तो स्पेसिफिकली है ही। अब मानो अभी कपड़ा का सीजन आएगा, माने फैशन का टाइम। अब फैशन टाइम पे जिस दुकान के पास फैशनेबल प्रोडक्ट जल्दी आएगा, उस दुकान में पहले भीड़ होगा ये सब लोग। जो अपने दुकान के सामने वो जो कांच का जो ग्लास रहेगा, उसके सामने जो जितना कैची और टची जो भी बोलो आप, ठीक है, जितना ज्यादा जल्दी जल्दी लटकाएगा, उसके दुकान में वो अभी से मोटा मोटी लोगों का चालू हो गया है कि रास्ते में चलते चलते देखना चालू कर दे रहा है कहाँ क्या है। ठीक है, अभी विंडो शॉपिंग ऑलरेडी चालू हो गया है। ठीक है, वो नजर में रख रहा है कि इसके पास कलेक्शन अच्छा है, इसमें एक बार देखना पड़ेगा। उसके पास भी देख रहा है अच्छा कलेक्शन है, इसमें भी एक बार ट्राई करेंगे। फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम ओरिजिनली देखो, ये लोग ऑलरेडी चालू कर दिया है, तो मैं एकदम सही पकड़ा है। ठीक है, सीरियस। तो एग्जैक्टली ऐसा होता है। यस सर, यस। ऐसा होता है। अब जो कस्टमर, यही तो है। अब मानो कि वो कैची प्रोडक्ट या जो फैशनेबल चीजें दुकान में पहले लटकाने के लिए पहले पैसा भी तो चाहिए, नहीं तो दुकानदार कैसे वो फास्ट मूवर एडवांटेज लेगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट सर। छोटा से छोटा बिजनेस में केस में भी ये चीज लागू होता है। ठीक है, तो जब आगे जाके आप लोग कभी किसी बिजनेस को मैनेज भी करोगे, तो प्लीज ये सब चीजों का ख्याल रखना। जितना जल्दी देखो कस्टमर के एंगल से भी सोच पाओगे, मैंने बिजनेसमैन के एंगल से, तो कस्टमर को समझ पाओगे, मैंने आपको पता हो जाएगा अल्टीमेटली। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसे से करता क्या है, बिजनेस ही तो करता है। तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो करना पड़ेगा, बिजनेस टू बिजनेस जो फीचर से करना पड़ेगा, इसमें क्या है। एक और सिस्टम के बारे में लिख। आज इतना सा पढ़ा है, ऐसा लग रहा है मैं कितना देर से पढ़ा रहा हूँ। माथा टायर्ड हो जा रहा है। अब पता लग रहा है, जैसे मैं नॉर्मली इतना देर में तो मेरा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अब कितना चिल्ला देता है इतना देर में, तो आवाज तो आज बहुत लो है मेरा, पिच का। कंसंट्रेशन बैंकिंग, स्टेप वन। इन ऑर्डर टू, इसमें थोड़ा मैथ्स होगा। इन ऑर्डर टू डिसेंट्रलाइज कलेक्शन फुल स्टॉप देना, फर्म ओपन्स कलेक्शन सेंटर, लोकल कलेक्शन सेंटर, local collection center, and customers are required to deposit checks. Customers are required to deposit checks in these customers, in these centers, in these, in those centers. This reduce mailing float. This reduce mailing float. फ्लोट का मतलब समझ रहे हो? अरे वही जाई रे चिट्ठी जाई रे, वो जो रास्ते में जो जाने वाला जो कॉन्सेप्ट, उसको फ्लोट बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चिट्ठी आई रे चिट्ठी आई रे, गाना सुने हो? यस। सच में सुने हो? कौन से मूवी का गाना? सर मुझे गाना समझ में चिट्ठी जाई रे है कि नहीं पता नहीं, बट चिट्ठी आई रे उस गाने का लाइन है। चिट्ठी जाई रे तो मैंने दिया। वही मैं पूछा कि जाई रे कहाँ सुना बताओ। स्टेप टू, लोकल सेंटर internally records and process the check and then deposit in the local bank.
and deposit in the local bank. So internal processing float is not avoided. Local center internally records and process the checks and the deposits in the local bank. So internal processing float. So internal processing float is not avoided. इंटरनल फ्लोट तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट लोकल सेंटर बना के, मैंने बेसिकली इस बार हमने और कुछ नहीं किया, पोस्ट ऑफिस को अवॉइड करके अपना ही सेंटर बना के काम कर रहा हूँ। ये लोकल अपना सेंटर बने, अपना ऑफिस हो सकता है, हर शहर में एक छोटा छोटा ऑफिस हो सकता है ना। हम लोग जीएसटी में कुछ दिन पढ़ रहे थे, याद है कि मेरा एक छोटा सा हिस्सा मैं उधर रखूंगा जहाँ पर मेरा कुछ लोग काम करने के लिए वहां पर ठहरेगा। तो वैसे ही कोई एक सेंटर बना के भाई दुकानदार को बोल देंगे जहां जहां मेरा बिजनेस फैला रहेगा। अगर मानो मेरा मेन ऑफिस कोलकाता में है और मैं गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, मणि इम्फॉल, नागालैंड, जहां जहां मेन मेन सेंटर है वहां वहां मेरा बिजनेस फैला हुआ, तो हर शहर में एक छोटा छोटा पॉइंट बना लूंगा और वहां का लोकल बिजनेसमैन को बोल दूंगा कि आप मेरे इस ऑफिस में आके पुट कर देना। पोस्ट ऑफिस देने का जरूरत नहीं, मेरे ऑफिस में आके पुट कर दे, वहां मेरा लोग बैठा हुआ है, वहां से कलेक्ट करके फिर लोकल में डाल दे। तो फिर वो पोस्ट ऑफिस वाला जो हिसाब है वो हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बोला है। और इसमें एक लास्ट स्टेप है, स्टेप 3 बोलते हैं, देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन होता है। क्लियरिंग ऑफ, ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है सर? हेलो, किसी का कोई आवाज नहीं है, सब है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर, ओके। क्लियरिंग ऑफ लोकल चेक टेक्स प्लेस फास्टर, ये पहले जैसा ही है, फास्टर compared to outstation check, compared to outstation check. This reduce bank processing float. This reduce bank processing float. एक एग्जाम्पल करो तब आपको समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। एग्जाम में अगर पूछे ना तो सिर्फ मतलब मत देना, एक एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। पहले करो एग्जाम्पल फिर समझाता हूँ। X Limited is presently evaluating whether should implement logbox system of cash collections. Logbox system of cash collections. भाई कोई भी सुविधा हमेशा एक खर्चा के साथ आता है, सुविधा ऐसे नहीं मिलती है ना सर। एवरेज नंबर ऑफ चेक्स कलेक्टेड, यहाँ पर एक कॉस्टिंग करना पड़ेगा। पर डे, एवरेज नंबर ऑफ चेक्स कलेक्शन पर डे। अब देखो भाई जिसका बड़ा बिजनेस है वो हर दिन बहुत ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। जैसे ये जो आज के डेट में जो फ्लिपकार्ट वगैरह जो चलता है, जस्ट इमेजिन फ्लिपकार्ट, इतना फ्लिपकार्ट हो, जोमेटो हो या ब्लिंकिट जैसे बिजनेस हो या फिर जो भी आप समझ रहे हो, फ्लिपकार्ट का सिर्फ केस्टोपुर में, सिर्फ केस्टोपुर एरिया में कम से कम 2 से 3 सेंटर है जहां पर उसका सारा सामान आता है, फिर वहां बैठ के ये लोग डिस्पैच करता है। मैंने पहले तो अलग अलग शहर से जो आना है वो आ जाता है, फिर एयरपोर्ट के पास आके चिनार पार्क में एक हब है, मेन हब, फिर मेन हब से उसको सब सराउंडिंग एरियाज में, जैसे सॉल्ट लेक में अगर कभी तुम लोग बीजे ब्लॉक, बीजे पार्क की तरफ जाते हो बीजे ब्लॉक का ग्राउंड के कभी गए हो सर?
गए हो सर? तो बीजे ग्राउंड जाने के टाइम पे तुम लोग 7 नंबर वाला, तुम लोग जहाँ रहते हो क्रॉस करने के बाद एक बड़ा सा ग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो उसको बीजे ग्राउंड बोलते हैं। तो 7 नंबर ब्रिज क्रॉस करके तुम लोग जब थोड़ा सा इधर बाएं साइड में जाते हो, पहले एक जगह आता है, उसका नाम है काठगोला बोलते हैं। स्टॉपेज का नाम काठगोला हो सकते हैं, पहले काट रहता था। वहां पर एक पंजाब नेशनल बैंक का तुमको एक ब्रांच में मिलेगा। उसके साइड में अगर कभी ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर तुम देखोगे कैसे सारा सब ऑनलाइन सामान उधर पूरा एकदम बक्सा बना के सब रेडी कर रहा है, तो वो भी एक शॉर्टटेक वाला हाल। शॉर्टटेक में से और भी बहुत वेराइटीज है। केस्टुपुर में भी कम से कम 3-4 हाल है। तो जितना जगह है हर जगह का अपना अपना हाल। तो कितना प्रॉपरली मैनेज करने से ये पॉसिबल, जैसे ब्लिंकिट। ब्लिंकिट का केस्टुपुर का हब कहाँ है पता है तुम लोग जहाँ रहते हो? ठीक है, तो क्योंकि मैं जब भी ऑर्डर करता हूँ तुम लोग को उधर से ही सामान आता है। तो जस्ट इमेजिन कि उनको इतना डिमांड है तब जाके वो उधर एक अपना पूरा एक सेंटर बना है। फिर जितना सामान जहां से भी आता है वो लोग वहां पर आके उसको कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद वहां से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जस्ट इमेजिन एग्जैक्टली सेम तरीके से बिजनेस, जब पैसा कलेक्शन वाला मैटर तो उसके लिए भी कंपनी का ऑफिस मैनेज करता होगा। फिर जो केस्टोपुर से जितना पैसा अमाउंट ये लोग कलेक्ट करता है तो उसको भी जमा करने का एक सेंटर होगा। फिर उस पॉइंट से तब ना जाके कंपनी के पास पहुंचता होगा, है ना? जैसे फ्लिपकार्ट तो ऐसे मेन कंपनी कहाँ का है, बैंगलोर का है, ठीक है। अब सारा पैसा तो एक्चुअली बैंगलोर में पहुंचना चाहिए, लेकिन ये बैंगलोर में पहुंचने से पहले कितना छोटा छोटा सेंटर होके ये जाके पहुंचता है। और पूरे भारत में कितना सिटी है, कितना सिटी के अंदर कितना टाउनशिप है, कितना लोकेलिटीज है, कितना हाईफाई मैनेजमेंट होने से तब जाके ये कंट्रोल के साथ रहता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हो सर? हाँ? नहीं, सिंगापुर में रजिस्ट्रेशन है उसका, सिंगापुर में उसका कुछ भी बिजनेस नहीं चलता है। वो जब स्टार्ट किया था उसको वहां से फंडिंग मिला था, तो रजिस्ट्रेशन सिंगापुर में करना पड़ा था। बिजनेस उसका फुल्ली इंडिया में। सिंगापुर में उसको कुछ नहीं देना पड़ता, बस बिजनेस को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन फीस है वो देना पड़ता है, बाकी उसका कुछ भी सिंगापुर से कंट्रोल। तो एवरेज नंबर ऑफ चेक्स कलेक्टेड पर डे, मानो 50 चेक डेली कलेक्ट होता है बिजनेस का। एवरेज अमाउंट ऑफ ईच चेक, से फॉर एग्जाम्पल हर चेक का अमाउंट है कम से कम, मिनिमम एक मान रहा हूं मैं 7,000 टका, ज्यादा भी हो सकता है, जस्ट एग्जाम्पल के रूप में। रेंट ऑफ लॉक बॉक्स। अब तुम अगर पोस्ट ऑफिस में लॉक बॉक्स बनाओगे तो पोस्ट ऑफिस तुमसे रेंट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो मैं यहाँ पर एक हिसाब लगा रहा हूँ सर। मानो पोस्ट ऑफिस तुम्हें बोलता है कि 10,000 टका पर महीना हमें लॉक बॉक्स के लिए रेंटल देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो रेंटल, वो लॉक बॉक्स पोस्ट ऑफिस तुम्हारे लिए मैनेज करेगा, तो तुमको पोस्ट ऑफिस को तो कुछ तो वापस करना पड़ेगा। एनुअल चार्ज ऑफ कलेक्शन एजेंट। अब तुमको एक कलेक्शन एजेंट भी रखना है, उसको भी तुमको पेमेंट करना है, तो उसको तुमने सैलरी देके रखते हो सर 3 लाख टका पर ईयर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स, अगर फंड तुम्हारे पास आ जाए तो तुम अगर उस फंड को कहीं पर पार्क करते हो, पार्क माने पैसे को किसी जगह में डिपॉजिट करते हो, तो तुमको 9% रिटर्न मिलता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स है 9%। कैरी आउट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस and conclude whether firm should implement lockbox system or not. Lockbox system or not. Lockbox will be speed up collection. अगर lockbox क्यों लगाना चाहता है? Lockbox will speed up, वजह तो होगा ना सर। Lockbox will speed up collection by 4 days. 4 दिन पहले कलेक्शन हो सकता है अगर लॉकबॉक्स फैसिलिटीज कोई लगाता है।
तो आपको यहाँ पर इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके बताना है कि उसको लॉक बॉक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। चलो खुद से भी ट्राई करो और मेरे साथ साथ भी चलो, जो ठीक लगे। चलो, सबसे पहले तो यहाँ पर दो चीज आपको करना चाहिए। एक बार देख लेना चाहिए कि आपका बेनिफिट क्या है, और एक बार देखना चाहिए कि आपका कॉस्ट क्या है। तो अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा हो तो करेंगे, और अगर बेनिफिट कॉस्ट से कम हो तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिंपल तरीका। इसके लिए मैं यहाँ पर एक आंसर बोल के लिख देता हूँ, और पहले हम लोग बेनिफिट एनालिसिस लिखते हैं। चलो पहले बेनिफिट का एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तुमको क्या क्या आएगा, क्या क्या जाएगा, नहीं क्या क्या आएगा। एवरेज कलेक्शन पर डे, तुम डेली कितना कलेक्शन करोगे पहले ये मुझे। तुम्हारा कितना चेक है, एक एक चेक कितने का है, 7,000। तो साल 50 चेक है, 7,000 का चेक है, तो कितना आएगा सर पर डे, 3.5 लाख, 3.5 लाख ना, 3,50,000 पर डे, 3.5 लाख का तुम्हारा एवरेज कलेक्शन। अमाउंट कलेक्टेड फास्टर, कितना अमाउंट तुम फास्ट कलेक्शन करेगा। अगर 3.5 लाख डेली करेगा तो 4 दिन तुम्हारा लॉक बॉक्स के लिए फास्टर होगा, है ना। लॉक बॉक्स तुमको क्या बेनिफिट देगा, 4 दिन जल्दी कलेक्ट करने देगा। तो 4 दिन में तुम एक्स्ट्रा कितना कलेक्ट कर लेगा, 14 लाख। 4 दिन में तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितना रहेगा, 14 लाख रहेगा। समझे कि नहीं। हाँ, इंटरेस्ट में सेविंग्स कितना करेगा तुम, क्योंकि मैंने तुमको बोला कि कॉस्ट ऑफ फंड्स, अगर तुम्हारे पास पैसा जल्दी आ जाता है, उसको कहीं पर पार्क कर देते हो, मैंने डिपॉजिट कर देते हो, तो तुम्हें 9% का इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स कितना होगा तुम्हारा, 14 लाख को 4 दिन में 14 लाख जो तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हें कितना इंटरेस्ट दे सकता है, 9%, मैंने 1,26,000। ठीक है, 14 लाख को 9% रेट में अगर तुम कलेक्ट करके जल्दी रखते हो, तो तुमको 1,26,000 का एक्स्ट्रा फंडिंग कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ज्यादा पैसा आने का ये सुविधा है, जल्दी पैसा लाने का। तो यहाँ तक तो सुविधा समझ में आ रहा है, लेकिन इसको करने के लिए क्या क्या असुविधा झेलना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर कॉस्ट देखेंगे। रेंटल चार्ज कितने का है, 10,000 पर मंथ। तो इसके लिए साल भर का तुमको कितना देना पड़ेगा, 1,20,000। कलेक्शन चार्जेस उसके लिए तुमने, कलेक्शन के लिए तुमने एक बंदा अपने पास रखा है ना साल भर के लिए, जो तुम जहां बोलोगे उस शहर में जाके चेक कलेक्ट करके तुम्हारे लिए लेके आएगा, या फिर बैंक में डिपॉजिट करेगा। 3 लाख, 3 लाख और इधर 1,20,000, कितना हो जाता है, 4,20,000। तो मुझे बताओ, तुम्हारा टोटल खर्चा पड़ रहा है 4,20,000 का, और तुम्हारा सेविंग्स कितना हो रहा है ना। मेरा कहने का मतलब है कि कॉस्ट टोटल, टोटल कॉस्ट 4,20,000 है ना, और इनकम कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1,26,000 ही ना। मैंने ये सब तो हिसाब करके फाइनल तो यही है। तो 1,26,000 टका एक्स्ट्रा पाने के लिए 4,20,000 गंवाने के लिए रेडी हो, है ना। तो जब आमदनी अट्ठानी है और खर्चा रुपया है ठीक है, अट्ठानी समझते हो ना सर, आटाना, आटाना भी इस तरह। जब आमदनी अट्ठानी हो और खर्चा रुपया हो, तो अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, कई बार हम लोग ना सिर्फ बेनिफिट देखते हैं, और उस बेनिफिट के साथ छुपा हुआ खर्चा नहीं देखते, तो हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा भावुक होकर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन सिर्फ भावुक होकर नहीं लेना चाहिए। तो लिख दो, सिंस बेनिफिट इज लेस देन, या लेस देन का साइन भी दे सकते हो, कॉस्ट, फर्म शुड नॉट, फर्म शुड नॉट
क्या बोला था मैंने, कुछ इम्प्लीमेंट लॉग बॉक्स सिस्टम। ठीक है, अगर बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होता तो करना चलता। और एक क्वेश्चन करो, सेम पैरामीटर में ही देंगे। बंद ही कर देते हैं, छुट्टी का टाइम भी तो हो गया। टोटल कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, नौ के बाद 6 जीरो लगा दो, कितना होता है? 90 lakhs। फार्म ऑपरेट्स 48 weeks इन ईयर। मैंने फार्म जो है वो साल भर में 48 हफ्ता चलता है, मैंने बाकी 4 हफ्ता छुट्टी छट्टा चलता है ना सर। छुट्टी छाटा में तो कुछ जनरेट नहीं होगा ना। तो फार्म ऑपरेट्स 48 weeks इन ए ईयर। कितने दिन का वीक है? 5 दिन का वीक है, मैंने सैटरडे संडे छुट्टी। अच्छा, लॉक बॉक्स का रेंट है, लॉक बॉक्स का रेंट है 7,000 पर मंथ। एनुअल फीस ऑफ कलेक्शन एजेंट, एनुअल फीस ऑफ कलेक्शन एजेंट 2,50,000 का है, 2.5 लाख लेता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने বল, মানে যে টাকাটা যদি আমি তাড়াতাড়ি পাই তাহলে টাকাটাকে ইনভেস্ট করে আমি টাকা একটা এক্সট্রা টাকা ইনকাম করতে, ইন্টারেস্ট ইনকাম করতে পারবো। বুঝতে পেরেছিস তো? অপরচুনিটি কস্ট ইকুয়ালস টু 10%। if lockbox is expected to speed up collection by 5 days, collection by 5 days, carry out cost benefit analysis, carry out cost benefit analysis to decide that farm should adopt lockbox system or not. To decide that farm should adapt lockbox system or not. चलो फटाफट बोलो सर। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? हेलो, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं Yes, आ रहा sir. है? Yes, sir. ओके, Also, चलो बेनिफिट कैलकुलेट करके बताओ सर। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट एवरेज कलेक्शन पर डे, एवरेज कलेक्शन पर डे अगर 90 लाख का साल भर का कलेक्शन है तो इसको डिवाइडेड बाई 365 करो ना। हर क्वेश्चन इक्वल नहीं होगा ना सर, थोड़ा तो इधर उधर देगा। तो 365 तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि 365 तो नहीं चलता है, फिर ये गलत होगा ना। 48 weeks into 5
37 48 इंटू 5 करना है ना? 37 500। वेरी गुड सर। देखो सर मैं गलत कर रहा था। ठीक है, 365 दिन तो काम चल ही नहीं रहा है, तो 48 इंटू 5 करना है, क्योंकि 48 हफ्ता, उसमें भी 5 दिन वर्क वीक, तो 37,500 टका डेली कलेक्शन है उसका। फास्टर कलेक्शन, ऐसे क्वेश्चन में बोला था कि अगर कलेक्शन कितना दिन फास्ट स्पीड अप हो सकता है? 5 डेज। इंटरेस्ट सेविंग्स कितना है सर? 187,500 इंटू 10%, साल भर का कितना? 18,750। कॉस्ट कितने का है? लॉक बॉक्स का रेंट कितना है? एनुअल फीस और एनुअल फीस कलेक्शन चार्जेस, एनुअल फीस कलेक्शन चार्जेस 250। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। So benefit is less than cost. Firm should not implement lockbox system. Firm should not implement lockbox system. ठीक है, यही है बेसिकली कैश मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डेटर्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, और इसके साथ एक और पॉइंट बताऊंगा सर, हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखो ना, हाउ टू स्लो डाउन। कभी कभी ना एग्जाम में क्या करता है, मेन क्वेश्चन से हटके ये सब अंदर वाला चीजें से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, और नॉर्मली स्टूडेंट प्रैक्टिस करने के टाइम पे सिर्फ जो पॉपुलर वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन है सिर्फ उसी को करके जाते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन कभी छू के भी नहीं देखता, ना तो कभी कॉन्सेप्ट को रीड भी करता है, लेकिन सारा चीज होता है। और तब स्टूडेंट क्या बोलता है, सर कहाँ से क्या पूछ दिया? एक्चुअली कहाँ से क्या पूछा नहीं, साहब वहीं से पूछा है। ठीक है, यू शुड नो दिस थिंग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट करेंगे और रिसीवेबल मैनेजमेंट करेंगे। बस सर एक क्लास या 2 क्लास लगेगा, तो फिर मेरा कैश मैनेजमेंट एंड इस तरह का जो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड पॉइंट्स है कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डिविडेंड डिसीजन पढ़ाऊँ, या तो डिविडेंड डिसीजन या तो रेशियो एनालिसिस, दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो आज इतना ही है। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर, बाय सर, Thank you. थैंक यू सर, Thank you, sir. Good night. ओके सर।